नमस्कार दोस्तों ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने प्यार की खातिर अपना सब कुछ गंवा देती है और अंत में उसे मिलती है प्यार के बदले में मौत से भी बदतर जिंदगी। तो आइए मेरे साथ सुनते हैं कहानी कुर्बानी। शहर के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर विराज को सभी लोग बहुत मानते थे। उनके पास पैसा तो था ही, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा था। वो लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। वहीं उनकी पत्नी और बेटी दोनों का स्वभाव मिस्टर विराज के बिल्कुल विपरीत था। उनकी पत्नी प्रियांशी को अपने पति के पैसों का बहुत घमंड था जो उसकी बातों से झलकता था, और बेटी आयशा वो तो अपनी माँ से भी 2 कदम आगे थी। वो ज्यादा किसी से बातें नहीं करती थी। उसकी लिस्ट में सिर्फ 2-4 ही लोग ऐसे थे जिनसे वो बात करना पसंद करती थी। मिस्टर विराज को तो टाइम ही नहीं मिलता था ये देखने का कि घर में सब कैसा चल रहा है। उन्होंने प्रियांशी को बोल दिया था, देखो डार्लिंग, तुम तो जानती हो ना, मुझे बिजनेस के चक्कर में ज्यादातर बाहर रहना पड़ता है, इसीलिए हमारे घर की और हमारी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उन्हें प्रियांशी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो बेफिक्र होकर अपना पूरा ध्यान बिजनेस में लगाए हुए थे। उधर तो मिस्टर विराज अपने बिजनेस में व्यस्त रहते थे और इधर प्रियांशी बड़ी बड़ी किटी पार्टीज में व्यस्त रहती थी। घर तो नौकरों के भरोसे रहता था। प्रियांशी का तो बस इतना काम होता था, सभी नौकरों को आदेश देना, किचन में आज ब्रेकफास्ट में ये बनाना है और लंच में वो बनाना है, इतने बजे तक सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए वरना मैं नौकरी से निकाल दूंगी। प्रियांशी नौकरों को तो आदेश दे देती थी, मगर कभी खुद किचन में जाकर नहीं देखती थी कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। इसीलिए वो लोग बेफिक्र होकर अपनी मनमानी करने लगे थे। खाना बाहर टेबल पर जाने से पहले नौकरों के पेट में चला जाता था। राशन आने की देर नहीं होती, राशन खत्म हो जाता और ड्राई फ्रूट का तो पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गए। उधर आयशा फैशन में सबसे आगे थी। वो अपने लिए कपड़े कभी भी खरीदती नहीं थी। उसका अपना एक प्राइवेट टेलर था जो उसके लिए कपड़े सिलता था। आयशा जो भी डिजाइन उसे देती वो बिल्कुल वैसी ही ड्रेस उसके लिए बना देता था। आयशा के कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था, ध्रुव उससे बहुत प्यार करता था। ऐसा नहीं था कि वो लड़का पैसे वाला नहीं था, वो भी पैसे वाली फैमिली को बिलोंग करता था। फर्क बस इतना था, वो शो ऑफ नहीं करता था, सबके साथ एक जैसा व्यवहार था उसका। ध्रुव का प्यार एक तरफा था। वो आयशा को मन ही मन प्यार करता था क्योंकि वो उसके नेचर को अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए उसने अपनी फीलिंग्स को अपने सीने में छुपा कर रखा हुआ था। मगर वो कहते हैं ना कि आप दुनिया से छुपा सकते हो मगर अपने दोस्तों से नहीं। ध्रुव के प्यार की भनक उसके दोस्तों को लग गई। बस फिर क्या था भाई, अब तो वो वाली बात हो गई कि दोस्ती के लिए आग का दरिया भी पार कर जाएंगे। वो लोग हर संभव कोशिश करने लगे कि कैसे भी करके उनके दोस्त को उसका प्यार मिल जाए। उन्होंने ध्रुव से कहा, यार तू एक बार हिम्मत करके आयशा से बात करके तो देख, शायद बात बन जाए। दोस्तों के बार बार कहने पर ध्रुव ने बहुत हिम्मत करके आयशा से बात करने की कोशिश की, मगर उसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसने अपने दोस्तों से कहा, नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, कोई वजह भी तो नहीं है, बेवजह मैं उसे क्या बोलूं। अरे यार क्यों चिंता करता है, वजह हम पैदा कर देंगे, तू तो बस मौके पे चौका मार देना। एक दिन आयशा अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। थोड़ा आगे जाकर सुनसान रास्ता था। उसने देखा आगे बीच रोड पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं जिन्हें हटाए बगैर गाड़ी का निकलना संभव नहीं था। पहले तो उसने इधर उधर देखा, शायद कोई आता जाता दिख जाए, मगर जब उसे कोई नहीं दिखा तो उसने बिना किसी का इंतजार किए उन पत्थरों को हटाने का सोचा। वो चाहती तो दूसरे रास्ते से भी जा सकती थी, मगर वो रास्ता बहुत दूर का था। घर पहुंचते पहुंचते उसे बहुत रात हो जाती और फिर पापा की डांट खानी पड़ती क्योंकि वो मिस्टर विराज से डरती थी। इसलिए वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई गाड़ी से नीचे उतरी और उन पत्थरों को हटाने लगी।
तभी दो नकाबपोश वहां आए। आयशा उन्हें देखकर घबरा गई। वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। आयशा अपनी गाड़ी की तरफ भागी तो एक बदमाश ने उसका रास्ता रोक लिया। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसका पर्स भी तो गाड़ी में रह गया था जिसमें मिर्ची वाला स्प्रे रखा हुआ था। तभी वहां पर बाइक से एक लड़का आया। उसने हेलमेट लगाया हुआ था। उस लड़के ने आयशा से पूछा, क्या हुआ मैम, कौन है ये लोग? तभी उन बदमाशों में से एक ने कहा, ए चलो निकलो यहाँ से, अपना रास्ता नापो वरना बहुत पछताओगे। उस लड़के ने कहा, अच्छा अगर ये सब तुम जो मुझे बोल रहे हो वही सब मैं तुम लोगों से कहूँ तो कैसा रहेगा? उन बदमाशों ने कहा, लगता है तुझे मरने का शौक कुछ ज्यादा ही है, चल पहले तुझसे ही निपट लेते हैं। इतना कहने के साथ ही उन लोगों ने उस लड़के पर वार किया, मगर वो लड़का तो पहले से अलर्ट था। उसने अपना हेलमेट उतारकर उन बदमाशों की ऐसी धुलाई की जैसे धोबी कपड़े धोता है। दोनों बदमाश दुम दबाकर भाग गए। आयशा उस लड़के को देखकर चौंक गई। अरे ध्रुव तुम? थैंक यू वेरी मच ध्रुव, अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करते। ध्रुव ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो भी मैं ऐसा ही करता। और वैसे भी उस समय मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ नहीं था, मेरा ध्यान तो उन बदमाशों पर था, तभी तो मैंने तुम्हें मैम बोला। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। यहीं से दोनों में बातचीत शुरू हो गई। इस घटना को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। आयशा को ध्रुव से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो उससे मिलने आ गई। ध्रुव इस समय अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठकर बातें कर रहा था। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आयशा उससे मिलने यहाँ आ सकती है। ध्रुव अपने दोस्तों से कह रहा था, यार तुम लोगों का थैंक्स कैसे करूं, आज तुम लोगों की वजह से मैं आयशा के करीब जा पाया हूँ। उस दिन तुम दोनों ने बदमाशों की जो एक्टिंग की थी इतनी अच्छी थी कि एक पल को तो मैं भी डर गया था कि कहीं असली गुंडे तो नहीं आ गए। ध्रुव की सारी बातें आयशा ने सुन ली। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने ध्रुव का कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या सोचा था तुमने कि झूठ का सहारा लेकर तुम मेरे करीब आ जाओगे? आज के बाद तुम मेरी परछाई से भी दूर रहना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैंने तुमसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? तो इसीलिए कि तुम जैसे नीच इंसान के मुंह लगकर मैं अपना स्टेटस कराना नहीं चाहती। ब्लडी चीटर। नागिन की तरफ फुंकारती हुई आयशा वहां से चली गई। उसने ध्रुव को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। इस घटना ने ध्रुव को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसने कसम खाई कि आज के बाद वो आयशा को अपना चेहरा कभी भी नहीं दिखाएगा, इसलिए उसने कॉलेज भी छोड़ दिया। उधर आयशा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि उसकी वजह से ध्रुव ने कॉलेज छोड़ा है। वो पहले की तरह अपनी दुनिया में मस्त थी। एक दिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने अपनी माँ को फोन किया तो माँ ने कहा, दूसरी वाली गाड़ी पापा लेकर गए हैं, तुम ऐसा करो मैं नौकर को भेजती हूँ टैक्सी लेकर, तुम टैक्सी से आ जाना और गाड़ी को वहीं छोड़ देना, नौकर ठीक करा कर ले आएगा। इतना सुनते ही उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से बोला, नो नेवर, आयशा आज तक कभी टैक्सी में नहीं बैठी मॉम, मुझे नहीं आना टैक्सी से। उधर से आवाज आई, तो ठीक है पैदल ही आ जाओ, और फोन कट गया। आयशा पैर पटकते हुए गुस्से से गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी एक ग्रे कलर की गाड़ी वहां आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लड़का उतरा। वो लड़का देखने से बहुत पैसे वाला लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, गोरा रंग, भरा हुआ चेहरा और उस पर भी उसकी फ्रेंच दाढ़ी गजब ढा रही थी। आंखों पर महंगे सनग्लासेस थे। वो लड़का धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ रहा था और उसे देखकर बढ़ रही थी आयशा के दिल की धड़कन। इतना हैंडसम लड़का उसने आज तक नहीं देखा था। आयशा के करीब आकर उस लड़के ने कहा, एक्सक्यूज मी मैम, मे आई हेल्प यू? आयशा ने कहा, जी मेरी गाड़ी खराब हो गई है। उस लड़के ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। आयशा ने कहा, थैंक्स, पर मैं टैक्सी से चली जाऊंगी
अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। उस लड़के ने कहा, शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। हम अभी अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी जान पहचान भी तो नहीं होगी। मगर मिस, क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम आयशा है। उस लड़के ने कहा, और मेरा नाम चार्विक है, डायमंड का बिजनेस है मेरा। उन दोनों को बातें करते करते थोड़ी देर हो गई, मगर आयशा की टैक्सी अभी तक नहीं आई थी। चार्विक ने कहा, मिस आयशा, अभी तक तो आपकी टैक्सी आई नहीं, और इतनी गर्मी में आप परेशान हो जाएंगी। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। आप मुझे अपना एड्रेस बता देना, कल ड्राइवर को भेजकर मैं गाड़ी मंगवा लूँगा। आयशा ने पूछा, और आप कैसे जाएंगे? चार्विक ने मुस्कुराकर जेब में हाथ डालते हुए कहा, आयशा जी, मुझे गाड़ियों की कमी नहीं है। अभी फ़ोन करूँगा, 10 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। आयशा ने शक की नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपकी गाड़ी ले जाऊँ? रियली? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपकी गाड़ी लेकर जाऊँ और आप मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दें? चार्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बात भी ठीक है। तो अब आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाए? अच्छा चलिए, एक काम कर लेते हैं, आपके फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो निकालिए अपना फ़ोन। चार्विक ने आयशा के फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड की। हेलो, मैं हूँ चार्विक ओसवाल और यह है मिस आयशा। इनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है, इसीलिए मैं इन्हें अपनी गाड़ी दे रहा हूँ ताकि ये समय से अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। कल शाम को मैं गाड़ी वापस मंगवा लूँगा। इसके बाद चार्विक ने गाड़ी की चाबी आयशा के हाथ में रखते हुए कहा, मिस आयशा, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आयशा ने थैंक्स बोलते हुए चाबी ले ली। चार्विक की गाड़ी में बैठकर आयशा को बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन एक आदमी उसकी गाड़ी लेकर आया। उसने आयशा से कहा, मैम, आपकी गाड़ी ठीक होकर आ गई है, आप मुझे सर की गाड़ी दे दीजिए, मैं उसे वापस ले जाता हूँ। मैम, एक बार आप सर से फोन पर बात कर लीजिए, सर ने कहा था मैम को गाड़ी चेक कराकर मेरी बात करवा देना। ये लीजिए मैम, ये नंबर दिया है सर ने, आप इसी नंबर पर उनसे बात कर लीजिए। आयशा ने अपने फोन से वो नंबर मिलाया। उधर से चार्विक ने फोन उठाया। हेलो मिस आयशा, कैसी हैं आप? कल आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप आराम से तो घर पहुंच गई ना? आयशा ने कहा, जी मिस्टर ओसवाल। चार्विक ने कहा, आयशा जी, अगर आप मुझे चार्विक कहेंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आयशा ने कहा, और आप मुझे तुम कहोगे तो मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चार्विक ने कहा, ठीक है आयशा जी। आयशा ने कहा, जी नहीं, सिर्फ आयशा, ओके? चार्विक ने कहा, ओके आयशा। फिर दोनों हंसने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके दोनों में बातें शुरू हो गईं। पहले फोन पर बातें होती थी, अब फोन से मुलाकात तक बात पहुंच गई थी, और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन चार्विक ने कहा, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आयशा ने कहा, कहना तो मुझे भी है तुमसे, कई दिनों से सोच रही थी तुमसे बात करने की, मगर कैसे कहूँ। चलो छोड़ो, तुम बोलो, क्या कह रहे थे? चार्विक ने कहा, नहीं, पहले तुम बताओ क्या बात है। आयशा ने कहा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं खुद ही नहीं जानती आजकल मुझे क्या हो गया है। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, सारी सारी रात हो जाती है मुझे इधर से उधर करवट बदलते बदलते, और कभी अगर आंख लग भी जाती है तो सपने में मुझे तुम नजर आते हो, और तो और मुझे मेरी किताबों में भी तुम ही नजर आते हो। पता नहीं क्यों, मगर तुमसे दूर जाते ही मेरा मन बेचैन हो जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? चार्विक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसे प्यार कहते हैं, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। यही तो मैं तुमसे कहना चाह रहा था, जो तुम्हारे साथ होता है वैसा मैं भी फील करता हूँ। इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। चार्विक ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सच बताना आयशा, तुम मुझसे प्यार करने लगी हो ना?
आयशा ने अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी पलकें झुका ली। उसके गोरे गाल शर्म से लाल हो गए। चार्विक ने उसे छेड़ते हुए कहा, आयशा, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आयशा ने एकदम से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये गलत है। चार्विक ने कहा, अच्छा, तो फिर सच क्या है? आयशा ने धीरे से शर्माते हुए कहा, आई लव यू। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार कर लिया। अब तो हाल ये हो गया था कि दोनों दो जिस्म एक जान हो गए थे। चार्विक ने आयशा से कहा, आयशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्लीज़ मेरी बातों से तुम दुखी मत होना। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो दोगी ना मेरा साथ? आयशा ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं समझी नहीं। साफ साफ बोलो ना, क्या बात है? चार्विक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आयशा, मुझे मेरे मॉम डैड ने अपनी जायदाद से अलग कर दिया है। वो लोग चाहते हैं कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मान सकते तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं। अपना खुद का घर बनाओ अपनी कमाई से। यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने भी उन्हें बोल दिया, आप लोग रखो अपना पैसा अपने पास। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आयशा से ही प्यार करता हूँ, उसी से शादी भी करूँगा। आयशा ने परेशान होते हुए कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो लोग अपने सगे बेटे के साथ? भला ये भी कोई बात हुई? तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे तो क्या खून का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उनके सौतेले बेटे हो? चार्विक ने कहा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। मेरा तो कोई भाई या बहन भी नहीं है। आई एम ओनली वन सन। तुम टेंशन मत लो। अभी वो लोग थोड़े से नाराज हैं। वो समझते हैं उनके गुस्से से मैं डर जाऊंगा और उनकी बात मान लूंगा, मगर ऐसा नहीं होगा। एक बार हमारी शादी हो जाए, बस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा ने कहा, मगर हमारी शादी होगी कैसे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स राजी नहीं होंगे? मैं अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकती। चार्विक ने कहा, क्यों नहीं कर सकती? तुम एक बार बात करके तो देखो, वो लोग हमारी मजबूरी को जरूर समझेंगे। आयशा ने कहा, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी मजबूरी समझी, ठीक उसी तरह ना। यार चार्विक, तुम नहीं जानते मेरे डैड को। वो हमारे इस रिश्ते को मंजूरी कभी नहीं देंगे। चार्विक ने कहा, यार तुम एक बार बात करके तो देखो, क्या पता मान जाएं। और फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना ही तो करेंगे ना, गोली तो मार नहीं देंगे वो मुझे। क्या क्या बोले जा रहे हो? आयशा ने चार्विक के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, कैसी बातें करते हो? वो क्यों मारने लगे तुम्हें? ठीक है, करती हूँ मैं कोशिश। अपने पापा से बात करने की तो उसकी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने प्रियांशी से बात की। उसने अपनी माँ को चार्विक के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, मॉम, आपको मेरे लिए डैड से बात करनी पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। शादी तो मैं चार्विक से ही करूँगी। आप डैड को मना लीजिए। प्रियांशी ने मिस्टर विराज से बात की तो उन्होंने कहा, मैं आयशा से खुद बात करूंगा। मिस्टर विराज ने आयशा को बुलाकर उससे कुछ सवाल किए। आयशा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम उस लड़के के बारे में कितना जानती हो? आयशा चुप थी। मिस्टर विराज ने कहा, मैं बताता हूँ। तुम उसे सिर्फ इतना ही जानती हो जितना उसने तुम्हें बताया। क्या कभी उसने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया? चलो, नहीं भी मिलवाया, क्या कभी उसने तुमसे ये कहा कि उसे तुम्हारे पेरेंट्स यानी हमसे मिलना है? यहाँ आयशा ने झूठ का सहारा लिया। उसने कहा, वो पापा, वो तो बोल रहा था, मगर मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा पहले मैं बात कर लेती हूँ, बाद में तुम मिल लेना। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत प्यार करता है, और पापा उसके पेरेंट्स भी बहुत पैसे वाले हैं। उसने कहा है एक बार हमारी शादी हो जाएगी तो वो लोग मान जाएंगे। मिस्टर विराज ने कहा, मान जाएंगे मतलब?
मतलब उसके पेरेंट्स राजी नहीं है इस रिश्ते के लिए? ठीक है, उससे कहो एक बार आकर मुझसे मिले, बात करे मुझसे। 2 दिन बाद चार्विक मिस्टर विराज से मिलने आया। मिस्टर विराज ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, देखो बेटा, अगर तुम आयशा से शादी करना चाहते हो तो पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लो। उनकी परमिशन के बिना ये शादी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। जाओ और जाकर बात करो अपने पेरेंट्स से, उन्हें मनाओ, वरना भूल जाओ आयशा को। मिस्टर विराज के इस फैसले से आयशा और चार्विक दोनों बहुत मायूस हो गए। आयशा ने कहा, चार्विक, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेरे डैड नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती यार। तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात करके देखो ना, प्लीज, मेरे लिए। चार्विक ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? अरे यहाँ आने से पहले भी मैं अपने डैड से मिलने गया था। जानती हो उन्होंने क्या कहा? आयशा, उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं उन्हें? मेरा मन तो कर रहा है तुम्हें लेकर कहीं दूर चला जाऊं। जब हम दोनों अपने अपने पेरेंट्स से दूर होंगे ना, तब पता चलेगा उन्हें हमारी अहमियत का। अपने आदर्शों और अपनी खुशी के आगे इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इन लोगों के लिए अपने बच्चों की खुशी कोई मायने नहीं रखती। आयशा ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक कह रहे हो तुम, मुझे भी लग रहा है ये लोग हमें नहीं मिलने देंगे। हम ऐसा करते हैं, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। चार्विक ने कहा, नहीं, हम कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। अगर मेरे डैड को कैसे भी करके ये बात पता चल गई तो वो हम दोनों को वही जिंदा काट देंगे। हम मंदिर में शादी करेंगे। मगर एक समस्या है, अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है। डैड ने मेरा अकाउंट बंद करवा दिया है। मैं तुम्हें रखूंगा भी तो कहाँ? आयशा ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास खुद की ज्वेलरी और कुछ कैश पड़ा है, हमारा काम आराम से हो जाएगा। चार्विक ने कहा, नहीं यार, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। आयशा ने कहा, अरे तो इसमें अच्छे बुरे की क्या बात है? तुम और मैं क्या अलग हैं? जो मेरा है वही तो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उधार समझ कर रख लेना। आयशा ने उसे मना लिया। दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला ले लिया। चार्विक की योजना अनुसार आयशा ने अपनी सारी तैयारी कर ली। एक दिन मौका पाकर उसने सारा सामान एक बैग में पैक किया और निकल गई घर से। जाते जाते एक लेटर छोड़ गई थी अपने डैड के नाम। उसने लेटर में लिखा, डैड, आई एम वेरी सॉरी, पर मैं भी क्या करती। मैं चार्विक से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। आपने अपना फैसला सुना दिया, मगर एक बार भी अपनी बेटी की खुशी के बारे में नहीं सोचा, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। डैड, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ, चार्विक के साथ अपना खुद का घर बसाने। आपकी बेटी आयशा। आयशा का लेटर पढ़कर प्रियांशी और मिस्टर विराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी इकलौती बेटी ने जो ये कदम उठाया था, उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। समाज में जो उनका रुतबा था, उसे उसकी इस हरकत ने एक पल में तहस नहस कर दिया था। मगर मिस्टर विराज ने अपनी इज्जत बचाने का उपाय भी खोज लिया था। पहले उन्होंने अपने स्तर से आयशा को खोजा, मगर जब आयशा नहीं मिली तो उन्होंने पैसे और फिर कुछ अपना डर दिखाकर घर के नौकरों का मुंह बंद करा दिया। उसके बाद उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में आयशा का क्रियाक्रम संस्कार कर दिया। उन्होंने सबसे ये कहा कि उनकी बेटी घूमने गई थी और राफ्टिंग करते समय उसके साथ हादसा हो गया। कहने को तो मिस्टर विराज ने आयशा को मार दिया था, मगर सिर्फ दुनिया वालों के लिए। खुद उसे हर पल याद करते रहते थे। उनको इंतजार था तो उस पल का जिस पर उनकी बेटी को अक्ल आ जाए और वह घर वापस आ जाए। आयशा की इस हरकत से मिस्टर विराज का मन बहुत दुखी था। वो उसे माफ नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में उसके लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उनका गुस्सा नफरत में बदलने लगा था। इधर चार्विक और आयशा ने शादी कर ली। चार्विक ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और गले में माला पहना दी। बस हो गई शादी। आयशा ने कहा, चार्विक,
बिना फेरे की शादी नहीं मानी जाती। हमें हमारे पेरेंट्स का आशीर्वाद भी तो नहीं मिला, कम से कम भगवान के सामने फेरे तो हो जाने दो। चार्विक ने कहा, मैं जानता हूँ तुम इस समय बहुत दुखी हो और अपने पेरेंट्स को मिस कर रही हो, मगर मुझ पर विश्वास रखो, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर रहा हूँ। तुम देखना, एक दिन हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, ये वादा है मेरा तुमसे। बस कुछ दिन सब्र कर लो और मेरा साथ दो। चार्विक ने एक कमरा किराए पर ले लिया। बहुत छोटा कमरा था वो, जो आयशा अपने पापा के घर पर एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पी सकती थी, वही आयशा आज इस छोटे से कमरे में खुद से सारा काम कर रही थी। चार्विक रोज सुबह ये बोलकर निकल जाता था कि वो नौकरी ढूंढने जा रहा है। हर बार वो यही बोल के जाता कि आज शाम पक्का गुड न्यूज लेकर आऊंगा, मगर वो जब शाम को लौटता तो कहता, मेरे डैड की वजह से मुझे जॉब कहीं भी नहीं मिल रही। शुरू में तो वो शाम को जल्दी आ जाता था, मगर धीरे धीरे वो देर से आने लगा। जब आयशा उसे देर से आने का कारण पूछती तो वो उस पर झुंझला जाता। आयशा ये सोचकर चुप हो जाती थी कि शायद जॉब न मिलने की वजह से परेशान है। धीरे धीरे उसका सारा कैश खत्म हो गया, उसकी सारी ज्वेलरी बिक गई। चार्विक दिन ब दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था। एक दिन आयशा ने उससे बोला, चार्विक तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम पापा बनने वाले हो। इतना सुनते ही चार्विक खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, क्या कहा आयशा तुमने? फिर से कहो। वाकई में क्या तुम सच बोल रही हो? आज बहुत दिन बाद आयशा ने उसे ऐसे खुश देखा था। उसे इतना खुश देखकर आयशा की आंखें भर आई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने अपनी पलकें झपकाकर धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। चार्विक ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहा, ओह आयशा, मुझे इसी दिन का तो इंतजार था। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। याद है तुम्हें, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि हमारी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ होगी। अब वो दिन जल्दी ही आएगा। मेरे डैड को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा और तुम देखना वो खुशी खुशी तुम्हें अपनाएंगे। उसकी बातें सुनकर आयशा सपनों की सुनहरी दुनिया में खो गई थी। अब उसे हर पल उस दिन का इंतजार रहता था जब चार्विक आकर उससे कहे कि चलो डैड ने हमें माफ कर दिया है, वो हमें घर बुला रहे हैं। और जल्दी ही उसका ये इंतजार खत्म हो गया। एक दिन चार्विक ने कहा, आयशा जल्दी से तैयार हो जाओ, कोई अच्छा सा सूट पहन लेना, हम घर जा रहे हैं। ये खबर आयशा के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। वो जल्दी से तैयार हो गई। वो लोग तैयार होकर जैसे ही बाहर आए, दरवाजे पर ऑटो रिक्शा खड़ा देखकर आयशा ने पूछा, डैड ने हमें बुलाने के लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजी? चार्विक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अभी हम इसी से जाएंगे, चलो बैठो, जल्दी करो, लेट हो रहा है। 2 से 3 घंटे का सफर करके ऑटो एक पुराने और छोटे से मकान के सामने आकर रुका। आयशा ने पूछा, ये किसका घर है? हम यहाँ किससे मिलने आए हैं? चार्विक ने कहा, पहले अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। आयशा चार्विक के साथ उस घर के अंदर आ गई। अंदर आकर उसे वहाँ घुटन महसूस होने लगी। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। उसे वहाँ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उसने अपनी नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, चार्विक, तुम इतनी गंदी जगह किससे मिलने आए हो? बताते क्यों नहीं? बताता हूँ। ये बोलते हुए उसने आयशा का हाथ पकड़ा और आवाज दी, अम्मी, अब्बू, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। अम्मी, अब्बू। इतना सुनते ही आयशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा हो। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो आंखें फाड़कर चार्विक को देखने लगी। एक ही पल में उसके सारे सपने टूटकर शीशे की तरह फर्श पर बिखर गए। तभी अंदर से कुछ लोग निकल कर आए, जिसमें लेडीज और जेंट्स थे। चार्विक ने कहा, देखा अब्बू, मैंने जो कहा था वो कर दिखाया ना। आपके लिए कितनी सुंदर और करोड़पति दुल्हन लेकर आया हूँ। आप आज ही काजी साहब को बुलाकर हमारा निकाह करा दीजिए। आयशा का तो जैसे सारा खून ही जम गया था। वो लगातार चार्विक को घूरे जा रही थी। चार्विक ने उसकी तरफ कुटिल मुस्कान से देखा और कहा, देखा तुमने, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुमसे पूरी रीति रिवाज से शादी करूंगा। तो देखो, आज मैं अपना वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? ओहो, मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम तो बहुत खुश होगी, यही तो तुम चाहती थी ना। चलो अंदर जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ।
आज हमारा निकाह है। आयशा का पूरा बदन गुस्से की आग में जलने लगा था। उसने चार्विक को एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम कितने नीच हो। तुम्हारे लिए तो गंदी से गंदी गाली भी कम पड़ जाएगी। तो तुम गटर के कीड़े से भी ज्यादा गंदे हो। तुम्हारे धर्म में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया था जो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? तुम्हारे अपने धर्म में लड़कियों की कमी पड़ गई थी तो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बोलो चार्विक, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। और सिर्फ तुम ही क्यों, तुम्हारे साथ इन सबको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, बहुत ऊपर तक पहुंचे उनकी। तुम लोगों का वो जो हाल करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। आयशा गुस्से से चीखी जा रही थी, मगर चार्विक एकदम शांत खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने आयशा की तरफ मुस्कुराकर देखा और अपनी आईब्रो को ऊपर करके गर्दन को हल्का सा एक तरफ झुकाते हुए बोला, अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो चुपचाप अंदर जाओ। फिर उसने वहां खड़ी लेडीजों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? ले जाओ इसे अंदर। इतना सुनते ही आयशा बाहर दरवाजे की तरफ भागी। तभी चार्विक ने उसकी चोटी पकड़कर खींची और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। चार्विक ने कहा, मैं गटर के कीड़े से भी ज्यादा गंदा हूं ना? तो यही गंदगी तुम्हारे पेट में पल रही है, तो इसका मतलब तुम भी मेरे साथ रहकर मेरी जैसी बन गई हो। और ये जो पीटी उषा बनने का भूत तुम्हारे सर पर सवार है ना, इसे उतार कर फेंक दो, वरना भागना तो बहुत दूर की बात है। तुम अपने इन खूबसूरत पैरों से चलकर जा भी नहीं पाओगे, समझी? ले जाओ इसे और बंद कर दो एक कमरे में। चलिए अब्बू, निकाह की तैयारी करते हैं। अब्बू ने कहा, अगर इसने कबूल ना किया तो? चार्विक ने कहा, इसकी तो रूह भी कबूल करेगी। अब चलिए। अब्बू ने कहा, मेरी मानो तो अभी 1-2 दिन रुक जाओ, क्योंकि अभी रस्सी जली है मगर बल नहीं गए हैं। पहले उसके बल निकालो, फिर निकाह करना। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ये भी कर लोगे। इस वक्त दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आयशा पूरे दिन कमरे में बंद रोती रही। कमरे के बाहर से खौफनाक हंसी की आवाजें आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दिन से रात हो गई। उसने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। कमरे में अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। उसे वहां पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई। उसने पलटकर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई आया है, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। तभी किसी ने दरवाजा बंद किया। डर के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। थोड़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उसने राहत की सांस ली। तभी उसे अपने बदन पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, तभी एक मजबूत हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया और उसके दोनों हाथों को भी बांध दिया। उसके बाद उस अनजान शख्स ने आयशा के आत्मा तक को घायल कर दिया। वो दर्द से छटपटाती रही, मगर उस शख्स को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। जब वो शख्स अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो उसने आयशा को आजाद कर दिया और फिर उसी दरवाजे से बाहर चला गया। दरवाजा फिर से बंद हो गया। आयशा पूरी रात तड़प कर रोती रही। सुबह होने पर दरवाजा खुला और चार्विक अंदर आया। उसने आयशा के सिर पर हाथ फिराकर कहा, या अल्लाह, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? एक रात मेरे बिना रहकर तुम्हारा ये कैसा हाल हो गया है? आयशा एक घायल शेरनी की तरह उस पर झपटी। तभी चार्विक ने उसे जमीन पर गिराते हुए कहा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। लगता है तुम्हें अभी समझ में नहीं आया। लावारिस चीजों को कोई भी इस्तेमाल करके चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम्हें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, मगर इतना ध्यान रखना, जब तक तुम मेरे साथ निकाह नहीं करोगी तब तक इसी कमरे में पड़ी रहोगी लावारिस की तरह। अभी तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। चलो मेरे साथ फ्रेंड। जितना बोल रहा हूँ उतना ही सुनना और करना। अपना दिमाग चलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना,
वरना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जो तुम्हारा हाल होगा। आयशा को भूखा रहने की आदत बिल्कुल भी नहीं थी। उस पर भी उसने कल से कुछ भी नहीं खाया पिया था। कल रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो लड़खड़ाते हुए धीरे से उठी और कमरे से बाहर की तरफ चल दी, ये सोचकर कि यहाँ से बाहर निकलकर वो ये देखेगी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। तभी चार्विक ने उसे आवाज देकर रोका। रुको, कहाँ जा रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा था कि मेरे साथ चलो, तुम तो अकेली ही चल दी मुझे यहाँ छोड़कर। इतनी भी क्या जल्दी है? आओ चलो मेरे साथ चलो। कहीं ऐसा न हो कि फिर से तुम्हें कोई लावारिस समझकर तुम पर अपना हक जताए। इतना बोलते हुए उसने आयशा की आंखों पर पट्टी बांध दी। आयशा समझ नहीं पा रही थी ये चार्विक बार बार उसे लावारिस क्यों बोल रहा है। कमरे से निकलकर 4 कदम चलते ही चार्विक ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी। आयशा ने देखा वो जहाँ खड़ी थी वो अटैच्ड बाथरूम था। अंदर से बहुत ही गंदा और छोटा सा था। चार्विक ने उसके हाथ में कपड़े देते हुए कहा, ये लो और जल्दी करो, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। ये बोलकर उसने बाहर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस बाथरूम में दरवाजे के अलावा कुछ भी नहीं था वेंटिलेशन के लिए। आयशा का वहाँ दम घुटने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फ्रेश होकर दरवाजा खटखटाया। चार्विक ने दरवाजा खोलकर वापस उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हुए कहा, क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी फ्रेश हो ली। पहले तो कभी इतनी जल्दी बाथरूम से बाहर नहीं निकली थी, घंटे घंटे भर नहाते रहती थी। चार्विक के शब्द, उसकी आवाज आयशा को तीर की तरह चुभ रहे थे। कमरे में वापस आकर चार्विक ने उसकी पट्टी खोल दी। आयशा ने देखा सामने एक प्लेट ढकी हुई रखी है। चार्विक ने उस प्लेट को खोलते हुए कहा, वाह क्या बात है, तुम्हारी तो महारानियों की तरह सेवा हो रही है। महारानी नहा कर आई और खाना तैयार है। आइए महारानी जी, नोश फरमाइए। भले ही आयशा को भूखे रहने की आदत नहीं थी, फिर भी वो ये खाना नहीं खाना चाहते थे। चार्विक उसे खाना खाने के लिए बोल रहा था, मगर खाना तो बहुत दूर की बात थी। उसने उस खाने को देखा तक नहीं। चार्विक ने उसे बहुत बार बोला, मगर वो टस से मस नहीं हुई। अब चार्विक को गुस्सा आ गया। उसने आयशा को बालों से पकड़ा और घसीटकर प्लेट के सामने बैठा दिया। उसने कहा, चुपचाप से ये खाना खा लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। तुम ये मत समझना कि ये खाना मैं तुम्हारे लिए तुम्हें खिला रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे जीने या मरने से, मुझे तो बस इसकी फिक्र है। उसने आयशा के पेट को छूते हुए कहा। आयशा ने कहा, पर मुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है, मैं तुम्हारी इस गंदगी को अपने अंदर से निकाल फेंकूंगी। चार्विक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, अच्छा कैसे करोगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है? फिर उसने आयशा के हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, इस बात को कहना तो बहुत दूर की बात है, ये बात तुम्हारे जहन में भी नहीं आनी चाहिए, समझे? ये सारा खाना अभी के अभी खत्म करो, वरना बहुत पछताओगी। आयशा ने सोचा, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, पता नहीं बात ना मानने पर ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इसीलिए उसने चुपचाप खाना खा लिया। खाने का हर निवाला उसे कड़वा जहर लग रहा था। उसे खाना खिलाकर चार्विक उसे फिर से उसी कमरे में बंद करके चला गया। धीरे धीरे दिन ढल गया और फिर कल की तरह अंधेरे ने उस कमरे में फिर से कब्जा कर लिया। आयशा डर के कारण एक कोने में सिमटकर बैठ गई। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी न चला। अचानक से उसे महसूस हुआ कि उसके बदन को कोई नोचे डाल रहा है। वो कल की तरह फिर से किसी मजबूत गिरफ्त में थी। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब न हो सकी। यही सब उसके साथ लगातार 3-4 दिन हुआ। उस दिन जैसे ही सुबह चार्विक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया, आयशा उसे देखते ही चीखने लगी, मार क्यों नहीं डालती तुम मुझे? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। तुम्हारे लिए मैंने अपने पापा की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। अपनी मम्मा की ममता का मैंने खून कर डाला। अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा से भी हमदर्दी नहीं? यहाँ हर रात मेरे साथ क्या हो रहा है?
तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बोलो चार्विक, जवाब दो। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये सब? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आयशा की बातों का उस पर कोई भी असर नहीं था। उसने बहुत शांति से कहा, मैंने तो तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम ना समझो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम प्यार कदम भर रही हो, तो मैंने भी तो तुमसे बोला था कि हम निकाह कर लेते हैं। अगर मेरी बात मानकर तुम मेरे साथ निकाह कर लेती तो कोई तुम्हें लावारिस क्यों समझता? आयशा सवालिया नजरों से उसे घूरने लगी। इस समय उसे गुस्से का पार नहीं था। उसका बस चलता तो वो आंखों से ही भस्म कर डालती उसे। चार्विक ने कहा, ऐसे क्या घूर रही हो? तुम तो मुझे ऐसे घूर रही हो जैसे कच्चा ही चबा जाओगे। याद करो, मैंने तुमसे कहा था कि लावारिस चीज पर कोई भी अपना हाथ साफ कर लेगा। मुझसे निकाह कर लो, फिर तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। अब गलती तुम करोगी तो सजा भी तो तुम ही भुगतोगी ना। अभी भी वक्त है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। किसी एक की जागीर बनना है या फिर... इतना बोलकर वो चुप हो गया और आयशा की तरफ देखकर ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे किसी जुआरी को जुआ खेलते समय पता होता है कि सामने वाला कुछ भी कर ले, आखिर में जीत तो उसी की होगी। और यहाँ ऐसा हुआ भी। आयशा हार गई। उसे चार्विक के साथ निकाह करना पड़ा। यहाँ आयशा के लिए दूसरी मुसीबत तैयार बैठी थी। चार्विक से निकाह के बाद उसे उस अंधेरे कमरे से और उस अनजान शख्स से तो छुटकारा मिल गया था, मगर अब उसे दूसरी मुसीबत का सामना करना था। हर रात चार्विक उसके साथ जानवरों जैसे व्यवहार करता। दिन भर पूरे घर का काम उससे करवाया जाता। इतना ही नहीं, उसे खाना बनाने की भी जिम्मेदारी दी जा रही थी। मगर किचन में जाते ही उसे उल्टी होने लगी। वहाँ चारों तरफ प्याज, लहसुन, अंडा, गोश्त रखा रहता था, जिसके वजह से वो खाना भी नहीं खा सकती थी। इसलिए चार्विक ने कहा, जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम्हें छूट दी जा रही है। एक बार ये बच्चा हो जाए उसके बाद मुर्गा तुमसे ही कटवाऊंगा। आयशा को इन लोगों के साथ रहते इतने दिन हो गए, मगर कभी भी उसने किसी को भी नमाज पढ़ते नहीं देखा था और न ही वो ये जान पाई इन लोगों में आपस में क्या रिश्ता है। हाँ, मगर वो इतना जरूर जान गई थी कि इन लोगों की लगाम किसी और के हाथ में है, क्योंकि जब भी चार्विक फोन पर बात करता था तो बहुत अदब के साथ करता था। आयशा को उसकी बात समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो कोड वर्ड में बात करता था। आयशा ने बहुत कोशिश की ये जानने की कि आखिर वो अनजान शख्स है कौन जिससे ये सभी लोग डरते हैं। उसका फोन आते ही सभी लोग बीगी बिल्ली बन जाते हैं, मगर वो नाकामयाब रही। वो तो चार्विक का असली नाम भी न जान पाई थी। इधर चार्विक कई कई दिन तक घर नहीं आता था। उसने एक लड़की और एक औरत दोनों को छोड़ रखा था आयशा पर नजर रखने के लिए। रात को उन दोनों में से एक आयशा के पास होती थी। उस दिन वो लड़की आयशा के पास सो रही थी। जब भी वो लड़की आयशा के साथ होती थी तो आयशा को थोड़ा अच्छा सा फील होता था, क्योंकि उस लड़की का नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट था। उस दिन वो लड़की थोड़ी सी उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया में है। उस लड़की का नाम अफरोजा था। उसे इस तरह उदास देखकर आयशा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अफरोजा सबसे छुपकर चुपचाप उसकी बहुत मदद कर देती थी। इसलिए उसने पूछा, अफरोजा, क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण जान सकती हूँ? अफरोजा ने कहा, क्या करोगी जानकर? तुम अपना काम करो, उधर जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर तुम्हें बहुत काम करना होता है। ऐसी हालत में ज्यादा देर जागना ठीक नहीं है। मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी जो वो सो जाती। जब से वो यहाँ आई तब से एक अफरोजा ही तो थी जिसने उसके साथ हमदर्दी दिखाई थी, तो वो इस समय उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? आयशा मुंह से तो कुछ नहीं बोल रही थी, मगर वो लगातार अफरोजा को देखी जा रही थी। अफरोजा ने कहा, क्या बात है, तुम सो क्यों नहीं रही हो? आयशा ने कहा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या बात है मुझे नींद नहीं आएगी, और जब नींद ही नहीं आएगी तो मैं सोऊंगी कैसे? अफरोजा ने कहा, बहुत जिद्दी हो तुम, मगर मेरी परेशानी का इलाज किसी के पास नहीं है। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा ने पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम किसी को बताना नहीं चाहती? अफरोजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है,
तुम साकिब को जानती हो ना? आयशा ने कहा, हाँ वही ना जो उस दिन चुपके से तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आया था। अफरोज़ा ने कहा, मैं और साकिब एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं, मगर। इतना बोलकर वो चुप हो गई। आयशा ने कहा, मगर क्या अफरोज़ा? कौन मना कर रहा है? किसने रोका है तुम्हें? अफरोज़ा ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ पर किसी को भी निकाह करने की आज़ादी नहीं है। आयशा ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब आज़ादी नहीं है? चार्विक ने मुझसे निकाह किया है, ज़बरदस्ती ही सही मगर निकाह तो किया है ना। और उसके पेरेंट्स जिन्हें वो अम्मी अब्बू कहता है, उनका भी कभी न कभी निकाह तो हुआ होगा ना। तो तुम्हें आज़ादी क्यों नहीं है? आयशा की बात सुनकर वो हंसने लगी। आयशा ने पूछा, तुम हंस क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? उसने कहा, गलत नहीं कहा, गलत समझा है तुमने। यहाँ पर कोई भी किसी का रिश्तेदार नहीं है, ना कोई किसी की अम्मी है और ना कोई किसी का अब्बू। और तुम्हारा निकाह भी जिसने पढ़ा था वो असली काजी नहीं था, और जब काजी ही असली नहीं था तो निकाह असली कैसे हुआ? उसकी बातों ने आयशा का दिमाग घुमाकर रख दिया। उसने कहा, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कहो। अफरोज़ा जज्बातों में बहकर सब कुछ बोल तो गई थी, मगर जैसे ही उसे होश आया कि वो भी यहाँ किसी आका के हुक्म के गुलाम है, उसके हुक्म के बिना वो सांस भी नहीं ले सकती, और उस आका को उसने आज तक देखा भी नहीं, वो चुप हो गई। आयशा उसे बार बार पूछ रही थी, मगर वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। आयशा के बार बार पूछने पर उसने कहा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, और हाँ, मैंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ भूल जाना। अगर इस बात का जिक्र तुमने किसी से किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयशा ने कहा, ठीक है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे सिवा मेरा अपना कौन है? एक तुम ही तो हो जिसने मेरा दर्द समझा है, उसे बांटा है। तुम्हें कसम है साकिब की, मुझे पूरी बात बताओ। अफरोज़ा ने घबराते हुए कहा, या अल्लाह, ये क्या सितम ढा दिया तुमने? साकिब को बीच में लेकर क्यों आ गई तुम? आयशा ने कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे खुद से ज़्यादा प्यार करती हो, इसीलिए उसकी कसम को बर्बाद नहीं करोगी। अफरोज़ा ने कहा, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम नहीं जानती इन लोगों को, बहुत जालिम लोग हैं ये। अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो ये लोग तुम्हें और मुझे दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हमारी लाश तक का पता नहीं चलेगा। आयशा ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जो कुछ भी मुझे बताओगी वो मैं किसी से नहीं कहूँगी। मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। जब आयशा ने उसे हर प्रकार से भरोसा दिला दिया तब उसने कहा, पहली बात तो ये समझो कि तुम जिसे चार्विक समझती हो वो चार्विक नहीं है, उसका असली नाम जफ़र है, और उसकी ज़िंदगी में तुम पहली लड़की नहीं हो। तुमसे पहले भी कई लड़कियां तुम्हारी तरह आईं, या फिर कहो धोखे से लाई गई थी। आयशा ने पूछा, फिर वो लड़कियां कहाँ गईं? अफरोज़ा ने कहा, कहाँ गई ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अस्पताल से ही गायब कर दी गई थी वो। आयशा ने पूछा, किसने गायब की होंगी? उसने कहा, शायद जफ़र ने, या फिर हम सबका जो आका है उसने। जफ़र सुंदर लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें माँ बनाता है, और जब बच्चा हो जाता है तो वो उस बच्चे को बहुत सारे पैसों में बेच देता है। वो किसी भी लड़की को यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रखता। एक लड़की से उसे सिर्फ 2 बच्चे चाहिए होते हैं। उसके बाद तो उस लड़की का वो क्या करता है ये या तो वो खुद जानता है या फिर वो आका। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से आज तक मैंने इस घर से बाहर कदम नहीं रखा। बहुत छोटी थी मैं, एक हादसे में मेरे अम्मी अब्बू खत्म हो गए। मुझे यहाँ कौन लेकर आया मुझे ये भी याद नहीं। मैं तुम्हारी तरह सुंदर नहीं हूँ, सांवली हूँ, दिखने में अच्छी नहीं हूँ। शायद यही वजह है कि आज तक इन लोगों से मैं बची रही। ये लोग जानवरों की तरह काम करवाते हैं। कभी कभी तो लगता है अगर खुदा ने रात ही न बनाई होती
तो ये लोग आराम ही न करने देते, हर वक्त काम ही करवाते रहते। अब मुझे जो भी पता था वो सब मैंने तुम्हें बता दिया, मगर इतना ध्यान रखना, जरा सा भी शक इन लोगों को हो गया ना तो इनके कहर से खुदा भी नहीं बचा सकता। आयशा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, टेंशन मत लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एक बात और, यहाँ पर किसी की शादी, मेरा मतलब किसी का निकाह हुआ हो या ना हुआ हो, मगर मैं तुम्हारा निकाह तुम्हारे साकिब के साथ कराने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। अफरोजा ने कहा, कैसे करोगी तुम मेरी मदद? तुम्हें तो खुद जरूरत है मदद की, और फिर अब कोई फायदा भी नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। आयशा ने पूछा, क्यों, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या साकिब की जिंदगी में किसी और ने जगह ले ली है, या फिर वो किसी और को चाहने लगा है? अफरोजा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो कौन आएगा उसकी जिंदगी में? वो इस दुनिया में सिर्फ 1 साल का मेहमान है। आयशा ने पूछा, क्या उसे कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता? अफरोजा ने कहा, नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। आयशा ने कहा, तो फिर क्या बात है? अफरोजा ने कहा, आका ने उसे कुर्बानी देने के लिए चुना है। क्या क्या कहा तुमने? कुर्बानी? साकिब की कुर्बानी? मगर क्यों? कुर्बानी शब्द सुनकर आयशा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कहा, अफरोजा, जहाँ तक मैंने सुना है तुम्हारे धर्म में कुर्बानी दी जाती है, मगर वो तो जानवरों की दी जाती है। अफरोजा ने बताया, हमारी जो आका हैं, जिनके इशारे पर यहाँ सब कठपुतलियों की तरह नाचते हैं, उनका कहना है कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, उसे इस धरती पर रहने का हक नहीं है, इसीलिए उन्हें मार देना चाहिए। काफिरों को मारते हुए जो कुर्बान होगा उससे खुदा बहुत खुश होगा, और खुश होकर खुदा उसे जन्नत बख्शेगा। वहाँ पर वो एक बादशाह की तरह रहेगा, उसके चारों तरफ जन्नत की हसीनाएं होंगी जो उसके हर हुक्म की तामील करेंगी। अफरोजा ने कहा, अकेला मेरा साकिब ही नहीं है जो कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है, उसके जैसे और न जाने कितने लड़के हैं। आयशा ने पूछा, तैयार किए जाने से क्या मतलब है तुम्हारा? अफरोजा ने कहा, मेरे साकिब को वो लोग धीरे धीरे बम में तब्दील कर रहे हैं, उसे रोज ट्रेनिंग दी जाती है। इतना कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। आयशा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा अफरोजा, एक बात बताओ, ये सारी बातें तुम्हें अफरोजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये बात मुझे खुद साकिब ने बताई थी। उसने बताया था कि एक दिन उसके पास आका का मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि किस तारीख को किस जगह पर पहुंचना है। जब आका के बताए पते पर साकिब पहुंचा तो वहां पर और लोग भी थे। धीरे धीरे करके सभी लोग इकट्ठे हो गए, तो फिर उस कमरे में अचानक से अंधेरा हो गया था। फिर धीरे धीरे बहुत धीमी रोशनी आई जो कि उन सभी पर पड़ रही थी, और फिर उस अंधेरे में एक परछाई नजर आई। साकिब ने उस परछाई को देखने की कोशिश की, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो परछाई उस कमरे में मौजूद हर शख्स का नाम लेकर उसे उसका काम समझाकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अफरोजा की बातों से आयशा के रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, ना जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। मुझे कुछ करना होगा, इस नरसंहार को किसी भी तरह रोकना होगा, पर कैसे? मैं तो खुद की ही मदद नहीं कर पा रही इस समय। इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कैसे करूं? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ। अफरोजा ने कहा, आयशा, ये बात यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। साकिब ने भी मुझे कसम दी थी कि इस बात का जिक्र मैं किसी से भी ना करूं, मगर पता नहीं मुझे क्या हो गया, सारी बातें तुम्हारे सामने बोल दी मैंने। मेरी जुबान क्यों न जल गई,
और खुदा मुझे कभी माफ ना करेगा। अफरोजा अपना सिर पीटकर फिर से रोने लगी। चुप हो जाओ, क्या कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो कयामत हो जाएगी। आयशा ने अफरोजा को चुप कराते हुए कहा। अफरोजा, ये क्या नादानी कर रही हो तुम? एक तरफ तो तुम बोल रही हो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ तुम खुद ही ऐसी हरकतें कर रही हो। सोचो जरा, तुम्हारी आवाज किसी ने सुन ली तो क्या होगा? आयशा की बात उसे समझ आ गई। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो, माफ कर दो मुझे, मगर मैं क्या करूं? बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आयशा ने उसके गाल पर बहते आंसुओं को पोंछकर कहा, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने जो भी किया सही किया। शायद खुदा की यही मर्जी थी। शायद तुम्हारा खुदा भी चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें और तुम्हारे साकिब दोनों को मिलाने में। अब रोजा ने कहा, मैं समझी नहीं, तुम मेरी मदद? वो कैसे? आयशा ने कहा, तो सुनो, अभी हमारे पास पूरा 1 हफ्ता है, क्योंकि वो जफर और उसके साथी कल ही गए हैं, और ये लोग जब भी जाते हैं हफ्ते भर बाद ही लौटते हैं। हम साकिब से बात करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे, शायद वो समझ जाए। जहाँ तक मुझे विश्वास है वो समझ जाएगा, क्योंकि वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम उसे करती हो। अफरोजा ने आयशा के गले लगकर कहा, आयशा, मैंने अपनी अम्मी जान को तो नहीं देखा और न ही बड़ी बहन का प्यार पाया, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अम्मी और मेरी आपा दोनों तुम हो। क्या मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मान सकती हूँ? उसकी बात सुनकर आयशा ने भी उसे एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह अपने सीने में छुपा लिया। अचानक अफरोजा को जैसे कुछ याद आया। उसने कहा, आयशा, मगर उन दोनों का क्या करेंगे? उस बॉनी का और उस पहलवान का, जो जफर हम सब पर नजर रखने के लिए छोड़कर गया है। वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। आयशा ने कहा, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बस तुम्हें किसी भी तरह से साकिब को मनाना है बात करने के लिए। बातों ही बातों में रात बीत गई और सुबह हो गई, मगर अभी सभी लोग सो रहे थे। आयशा ने कहा, अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम चुपचाप जाकर साकिब से बात करके देखो। अफरोजा ने कहा, अभी? किसी ने देख लिया तो? डरो मत, थोड़ी हिम्मत से काम लो। अगर कोई देख भी ले और पूछे तो कह देना आज आँख जल्दी खुल गई, अरे कोई बहाना बना देना। आयशा ने ऐसा ही किया। उसने साकिब को मना लिया आयशा से बात करने के लिए, मगर समस्या थी 2 पहरेदार, पहलवान और बॉनी। उन दोनों के रहते यह संभव नहीं था। आयशा ने अफरोजा के कान में कुछ कहा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, समझो तुम्हारा काम हो गया। मैं तो बचपन से ही मसालों के साथ रहती चली आई हूँ। जब से होश संभाला है तब से इन सब के लिए खाना मैंने ही पकाया है। ये समझो मसालों से तो मेरी दोस्ती हो गई है। अब तुम देखना अफरोजा का कमाल। दूसरे दिन अफरोजा ने सबके लिए खाना बनाया, मगर न जाने उसने पहलवान और बॉनी के खाने में ऐसा क्या मिला दिया जिसे खाकर उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो न जाने कितने महीनों से सोए नहीं हैं और अब जी भरकर सोना चाहते हैं। सारा दिन तो उन दोनों ने झोंके खा खा कर निकाल दिया, मगर रात होते ही वो बेफिक्र होकर सो गए। किसी को भी शक नहीं हुआ आयशा या अफरोजा पर। हर रोज की तरह ही तो सब कुछ चल रहा था। शाम को चारविक ने भी फोन पर हालचाल जान लिया था, इसलिए सभी लोग बेफिक्र होकर सो गए। तभी मौका पाकर अफरोजा साकिब को बुला लाई। साकिब को देखते ही आयशा ने कहा, बैठो साकिब, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। साकिब ने कहा, जो भी पूछना है जल्दी पूछो। आयशा ने कहा, ठीक है, ये बताओ क्या तुम सच में अफरोजा से प्यार करते हो? साकिब थोड़ा गुस्से से बोला, ये कैसा सवाल है? तुम्हें मेरी निजी जिंदगी में दखल देने का क्या मतलब है? आयशा ने कहा, सही कहा तुमने, मुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी लगती ही कौन हूँ। पर क्या इंसानियत के नाते मैं तुमसे सवाल कर सकती हूँ? साकिब ने कहा, मैं तुम्हारे इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तभी अफरोजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, साकिब, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा जवाब देने का? तुमसे आयशा ने जो सवाल किया है उसका जवाब ढंग से दो।
साकिब ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर कहा, अब क्या मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा हर किसी को? रोज, ये तुम भी जानती हो, मैंने सिर्फ तुम्हें जगह दी है अपने दिल में। तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। तभी आयशा ने कहा, इसका मतलब तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो। साकिब चुप हो गया। उसने निगाह नीचे कर ली। आयशा ने पूछा, साकिब एक बात बताओ, तुमने कुरान तो पढ़ी होगी, और जहाँ तक मैंने सुना है जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी में यही लिखा रहता है कि हमें कभी भी किसी बेगुनाह को मारना या सताना नहीं चाहिए। बेवजह किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है। हमारे यहाँ रामायण वगैरह में भी यही लिखा है। क्या तुम्हारी कुरान में इसका उल्टा लिखा है? देखो साकिब, मैंने तो कभी कुरान पढ़ी नहीं है और न ही कभी किसी से सुना कि कुरान में क्या लिखा है। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कुरान में ये लिखा है कि तुम जितने बेगुनाहों का कत्ल करोगे, उनको सताओगे, तुम्हारा खुदा उतना ही तुमसे खुश होगा और खुश होकर वो तुम्हें जन्नत का बादशाह बना देगा? आयशा के सवालों से वो समझ गया कि अफरोजा ने आयशा को सब कुछ बता दिया है। वो गुस्से से लाल आंखों से अफरोजा को घूरने लगा। उसे अपनी तरफ ऐसे घूरते हुए देखकर अफरोजा घबरा गई। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई और वो पसीने से भीग गई। अफरोजा की ऐसी हालत देखकर एक पल को तो आयशा भी घबरा गई थी, मगर उसने जल्दी ही खुद को संभाला और अफरोजा को इशारा करके सब कुछ समझा दिया। आयशा का इशारा पाते ही अफरोजा बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। तभी साकिब ने उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर लिटा दिया। अफरोजा की ऐसी हालत देखकर साकिब घबरा गया। उसने उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज दी, रोज, रोज उठो, क्या हुआ तुम्हें रोज? साकिब ने घबराते हुए आयशा से पूछा, इसे क्या हुआ है? ये उठती क्यों नहीं? रोज उठो रोज, क्या हुआ तुम्हें? देखो ना आयशा, इसे क्या हुआ? आयशा ने कहा, घबराओ मत साकिब, वो ठीक हो जाएगी। तुम ऐसा करो, उसके पैरों की मालिश करो, मैं हाथों की करती हूँ। साकिब जल्दी से उसके पैरों की मालिश करने लगा। तभी आयशा ने कहा, ये काफी दिनों से खोई खोई सी रह रही थी। कई दिनों से इसने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। उस दिन जब ये मेरे पास आई थी सोने के लिए तो ये बहुत बेचैन थी, बार बार उठकर बैठ जा रही थी। कभी कमरे में टहलने लगती तो कभी बैठ जाती। और जब मैंने इससे पूछा क्या बात है तो इसने मेरा मुंह झाड़ दिया। इसने कहा, तुमसे मतलब, जाकर अपना काम करो। उस समय भी इसकी ऐसी ही हालत थी। उस समय भी ये बात करते करते बेहोश हो गई थी। साकिब ने पूछा, तो फिर तुमने उसी वक्त किसी को क्यों नहीं बुलाया? आयशा ने कहा, सच बताऊं तो मैं डर गई थी, क्योंकि उस समय रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो सब लोग मुझे ही गलत समझ लें। इसीलिए मैंने एक कोशिश की इसे होश में लाने की, और जब ये होश में आ गई तो मैंने इसे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर फिर भी इसने मुझे कुछ नहीं बताया। जब बहुत कोशिश करने पर भी इसने कुछ नहीं बताया तो फिर मजबूर होकर मुझे तुम्हारी कसम देनी पड़ी। जब मैंने इसे तुम्हारी कसम दी तब जाकर इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। साकिब ये तुम्हें खुद से ज़्यादा प्यार करती है, तुम्हारे बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगी। सोचो जरा, इसके जरा से बेहोश होने पर तुम कितना घबरा गए। जब इसने तुम्हारे बारे में सुना होगा तो तुमने कभी सोचा इसे कैसा लगा होगा? साकिब तुम तो जब कुर्बान होगे तब होगे, वो भी तुम्हारी भाषा में, वरना मैं तो तुम्हें मासूमों का हत्यारा ही कहूंगी। तुम तो 1 सेकंड में मर जाओगे। मगर ये उस दिन से हर रोज मर रही है जिस दिन से इसने सुना है कि तुम मानव बम बनने जा रहे हो। तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों किसी के हाथ की कठपुतली बनकर घूम रहे हो? तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जो इंसान तुम्हें जन्नत का लालच देकर तुम्हारे जरिए न जाने कितने मासूमों की जान लेगा, वो खुद कुर्बान क्यों नहीं हो जाता? क्या उसे जन्नत पसंद नहीं है? साकिब, क्या तुमने कभी सोचा है जहाँ तुम फटोगे वहाँ जो लोग मरेंगे, क्या उनमें कोई तुम्हारा अपना नहीं होगा? साकिब ने कहा, नहीं होगा। आयशा ने कहा, ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वहाँ तुम्हारे अपने तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि उनकी किस्मत में तो हर रोज मरना लिखा है, अफरोजा की तरह। अच्छा ये बताओ, तुम दुआ और बद्दुआ में यकीन करते हो? क्या फर्क है दोनों में? साकिब ने कहा, हाँ मैं करता हूँ यकीन,
कभी कभी किसी की एक दुआ ही जिंदगी बचा ले जाती है और कभी एक बद्दुआ जिंदगी तबाह भी कर देती है। आयशा ने कहा, साकिब, मैं तुम्हें यही समझाना चाह रही हूँ। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनकर उस पर गौर करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो तुम्हारी कुरान शरीफ में सही है या गलत। जरा सोचो साकिब, तुम तो अपनी जान से जाओगे ही, मगर जाते जाते ना जाने कितने बच्चों को अनाथ कर जाओगे, ना जाने कितनी माओं की गोद सुनी कर जाओगे। किसी का सोहा गुजरेगा तो किसी का घर, किसी का भाई मरेगा तो किसी की बहन, किसी के बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाएगी। उन मरने वालों की तो कोई जात नहीं होगी, उनमें कोई हिंदू होगा तो कोई मुस्लिम, कोई सिख तो कोई ईसाई। जब इतने लोगों की जान तुम्हारी वजह से जाएगी तो सोचो उन सब लोगों के अपने तुम्हें कितनी बद्दुआएं देंगे। उन सभी की बद्दुआ का असर तुम्हारे अपनों पर भी होगा और उनकी बद्दुआ जन्नत में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आयशा की बात सुनकर साकिब चुप था, मगर उसके चेहरे से लग रहा था जैसे आयशा की बात उसकी समझ में आ गई थी। उसे इस तरह से चुप देखकर आयशा ने कहा, बस साकिब, अब मैं तुमसे आखिरी बार एक बात और कहूंगी, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे करना। सोचो, अगर कल को तुम्हारे घर वाले और अफरोजा बाजार गए हों, उसी समय तुम्हें खबर मिले कि जहाँ पर वो लोग गए थे वहाँ बम धमाका हो गया, कोई नहीं बचा, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? साकिब की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, माफ कर दो आयशा, मैं बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खुदा की नज़रों में गिरने से बचा लिया। मगर अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। इस काम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लड़के हैं। मैंने अगर कुछ भी किया तो वो लोग मुझे और मेरे घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम्हारी बहन का निकाह हम धूमधाम से कराएंगे। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? कैसे? आयशा ने कहा, मरने के बाद तुम क्या देखने आओगे कि वो लोग तुम्हारे परिवार के साथ क्या कर रहे हैं? हो सकता है वो तुम्हारी बहन को कहीं बेच दें। साकिब ने कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मगर उससे पहले मुझे तुम दोनों को यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचाना है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी डिलीवरी में अभी कितना वक्त है? आयशा ने कहा, अभी 1 महीना है। साकिब ने कहा, बहुत अच्छा, हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। इधर अफरोजा भी होश में आ चुकी थी। साकिब ने उसका माथा चूम कर कहा, रोज, अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा साकिब अब किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेगा। बस थोड़ा सब्र करो, अगर खुदा ने चाहा तो सब अच्छा होगा। इतना बोलकर वो चला गया। उनकी इस मीटिंग की भनक किसी को कानों कान न लगी। रोज वैसे ही चलने लगा था जैसा चल रहा था, मगर अंदर ही अंदर उन तीनों की प्लानिंग चल रही थी। धीरे धीरे साकिब चुपचाप सारे इंतजाम करता चला जा रहा था। इधर आयशा की डिलीवरी की डेट भी नजदीक आ गई थी, मगर चार्विक उर्फ जफर इस बार अभी तक नहीं लौटा था। इस बार गए उसे बहुत दिन हो गए थे। साकिब ने उसे फोन करके पूछा, भाई आपका लौटना कब तक होगा? जफर ने कहा, अभी मुझे 15 दिन और लग जाएंगे। वहाँ पर सब कैसा चल रहा है? साकिब ने कहा, वैसे तो सब ठीक है, मगर। इतना बोलकर वो चुप हो गया। जफर ने पूछा, मगर क्या? कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? इतना ध्यान रखना, अगर कोई भी वहाँ गद्दारी करे तो उसका कत्ल करके उसे वहीं दफना देना, समझे? साकिब ने कहा, अरे नहीं भाईजान, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। वो मैं तो दूसरी बात बोलना चाह रहा था। वो आप जो मुर्गी लाए थे ना, वो कभी भी अंडा दे सकती है। 2 दिन से बहुत परेशान है बेचारी। अफरोजा ने बताया, रात भर सोई नहीं है ठीक से और इधर खाना भी नहीं खा रही 1-2 दिन से। जफर ने कहा, ओह तो ये बात है, ठीक है मैं देख लूंगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। जफर ने बॉनी को फोन लगाकर कहा, जाकर जरा आयशा को देखकर तो बताओ वो कैसी है। ये बात आयशा तक पहले ही पहुंच चुकी थी कि बॉनी उसका हाल जानने आ रही है। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हे भगवान, मैं क्या करूं? बहुत तेज दर्द है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। हे भगवान, मुझे
बोनी ने चुपचाप से उसको वीडियो बनाकर जफर को भेज दिया। बोनी ने कहा, आयशा की हालत बहुत ख़राब है। जफर ने कहा, तुम ऐसा करो, मेरी जो स्पेशल वैन है उससे लेकर आयशा को अपने जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचो और अपने साथ अफरोज़ा को भी ले जाना, और हाँ, चाहो तो वो पहलवान को भी अपने साथ लेती जाना। बोनी ने कहा, हुजूर, यहाँ पर भी तो कोई चाहिए। अगर हम दोनों ही यहाँ से एक साथ हट गए तो यहाँ सबको छूट मिल जाएगी। हुजूर, मैं बोनी जरूर हूँ, मगर अच्छे अच्छों को धूल चटा सकती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। जफर ने हंसते हुए कहा, जानता हूँ, तभी तो ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ मैं। ठीक है, अब जाओ, मगर इतना ध्यान रखना, मुझे बच्चा सही सलामत चाहिए। जी हुजूर। इतना बोलकर वो आयशा और अफरोजा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जफर के हॉस्पिटल का रास्ता घाटी से होकर गुजरता था और उस रास्ते पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। उन लोगों की वैन के आगे एक ट्रॉलर चल रहा था। घाटी के मोड़ पर आकर अचानक से वो रुक गया। उस ट्रॉली से एक गेंद जैसी कोई चीज निकली और वैन की तरफ आई। अब तक वैन भी रुक चुकी थी। कोई कुछ भी समझ पाता, इतनी देर में वहाँ चारों तरफ धुएं का अंबार छा गया। पलक झपकते ही सब कुछ हो गया था। आयशा और अफरोजा वैन में से गायब हो चुकी थी और वैन में जो भी बचे थे उनके सहित वैन को खाई में गिरा दिया गया था। खाई में गिरते ही वैन धमाके के साथ फट गई। वैन सहित उसमें जितने भी लोग थे सब कुछ जलकर राख हो गया था। आयशा और अफरोजा दोनों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इधर जैसे ही जफर को पता चला वैन के बारे में तो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने ड्राइवर को फोन करके बुलाया। उसने ड्राइवर से पूछा, वैन लेकर जाने की ड्यूटी तुम्हारी थी ना, तुम क्यों नहीं गए? किस नौसिखियों को भेज दिया तुमने अपनी जगह पर? ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, जी मैं बीमार था, इसलिए मैंने। तभी उसकी बात बीच में से काटते हुए जफर उस पर दहाड़ा, चुप, एकदम चुप। तू बीमार बहुत था, मरा तो नहीं था ना? तेरी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई अब तू करेगा। उसने अपने आदमियों को आवाज देकर कहा, ले जाओ इसे और डॉक्टर से कहना इसके अंदर जो भी काम की चीज है उसे निकाल ले। बेचारा ड्राइवर गिड़गिड़ाता रहा, मगर जफर का दिल नहीं पिघला। कुछ दिन बाद वहाँ सब कुछ शांत सा हो गया। उधर जफर का जो आका था उसने और जफर ने दोनों ने मिलकर पूरे देश को दहलाने की साजिश को एक आखिरी जमा पहनाना था। उस दिन सारे लड़कों को तैयार किया गया। वहाँ आका के साथ जफर भी था। आका आखिरी बार सभी लड़कों को समझा रहा था, आप सभी लोग खुदा के नेक काम के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं, इसीलिए अपने चेहरों पर शिकन बिल्कुल भी न लाएं, वरना खुदा नाराज हो जाएगा। आप लोगों को जो जो जगह बताई गई हैं, यहाँ से सीधे आप वहीं पर जाएंगे। करेक्ट शाम के 5 से 6 बजे के बीच में ये काम हो जाना चाहिए। साकिब ने जोर से कहा, अल्लाह अकबर। सभी ने उसके सुर में सुर मिलाया। फिर साकिब ने आका से कहा, आका, अब तो हम सभी इस दुनिया से रुखसत होने जा रहे हैं, तो क्या आप अभी भी हमसे पर्दे के पीछे से ही बात करेंगे? आका ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मुराद पूरी करना मेरा फर्ज है। आज पहली बार मैं तुम लोगों के सामने आऊंगा। साकिब ने कहा, हाँ आका, पहली और आखिरी बार। आका ने कहा, मतलब? अरे मतलब आका, हम लोग तो सब आपसे आखिरी बार रुखसती ले रहे हैं ना, इसलिए बोला। ओह अच्छा। इतना बोलकर आका उन सब के सामने आ गया। साकिब ने कहा, आका, हम सब चाहते हैं कि आप एक बार हम सबको अपने हाथ से छूकर हमें आखिरी बार रुखसत कर दीजिए। आका ने खुश होकर सभी को अपने पास बुलाया और जैसे ही उसने साकिब और एक दूसरे लड़के के हाथ को छुआ, तभी साकिब ने फुर्ती से अपना बटन दबा दिया। बटन के दबते ही वहाँ एक के बाद एक तेज धमाके होते चले गए। धमाका इतना तेज था, मीलों तक उसकी आवाज सुनाई दी। उन लोगों ने अपना ठिकाना एक पुराने खंडर में बनाया हुआ था, जो कि शहर से बहुत दूर सुनसान जगह पर था, इसलिए जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इतने बड़े धमाके की खबर चारों तरफ फैल गई। हर न्यूज़पेपर की फ्रंट लाइन बन गई थी, रहस्यमय धमाके की खबर। ये खबर आयशा और अफरोजा को भी पता चल गई थी। अफरोजा ने आयशा से कहा, आयशा, आज मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी,
मैं अश्क नहीं बहाऊंगी। आज मुझे अपनी मोहब्बत पर बहुत नाज हो रहा है। मेरे साकिब ने अपनी कुर्बानी देकर इस वतन की रक्षा की है। मेरा साकिब मरा नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहेगा, मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में। मैं रोकर अपने साकिब की कुर्बानी को जाया नहीं करूंगी। आयशा समझ चुकी थी कि अफरोज़ा ऊपर से जितना मजबूत होने का दिखावा कर रही है, हकीकत में तो वो अंदर से बहुत बुरी तरह से टूट चुकी है। इसलिए उसे भावनात्मक सहारा देने के लिए आयशा ने उसे अपने गले से लगा लिया। अफरोज़ा ने भी उसके सीने में अपना सिर ऐसे छुपा लिया जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के आंचल में छुप जाता है। आयशा उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगी। काफी देर तक अफरोज़ा उसके सीने से ऐसे ही चिपकी रही। थोड़ी देर बाद आयशा ने उसे खुद से अलग करना चाहा, मगर जैसे ही आयशा ने उसे अपने गले से दूर करना चाहा, तभी अफरोज़ा निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। आयशा उसे देखकर घबरा गई। उसे लगा कि ये बेहोश हो गई है। उसने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अफरोज़ा की नब्ज देखकर कहा, आई एम सॉरी। आयशा ने डॉक्टर से कहा, क्या मतलब है आपके सॉरी कहने का? डॉक्टर, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन चाहिए। डॉक्टर, कुछ भी कीजिए, इसे होश में लेकर आइए। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, अब कुछ नहीं हो सकता, इनकी डेथ हो चुकी है। इतना सुनते ही आयशा को बहुत गहरा धक्का लगा। वो सारी बातें, वो सारे वादे जो उसने अफरोज़ा से किए थे कि मैं तुम दोनों की शादी कराऊंगी, उसकी आंखों के आगे चक्कर लगा रहे थे। अभी तक वो जिन दोनों को मिलाने का सपना बुन रही थी, वो दोनों तो कुर्बान हो चुके थे, एक देश पर और दूसरा अपनी मोहब्बत पर। दोस्तों, और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरी इस कहानी से अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए सॉरी।